हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 5, सो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट नंबर 5 की वीडियो का। एंड इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। So first question says, what is the name of India's first dedicated artificial intelligence and innovation city announced in the Tamil Nadu budget for the financial year 2027? So recently तमिल नाडु की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा बजट रिलीज किया गया है और इस बजट में इस बजट में बेसिकली रिलीज किया गया है इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड एआई एंड इनोवेशन सिटी का नाम। ठीक है, और ये रहेगी आपकी अरिवगम। ठीक है, क्या नाम रहेगा इसका? अरिवगम। ओके, नाउ डिटेल में पढ़ते हैं। तमिलनाडु का जो बजट रिलीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, इसे प्रेजेंट किया था एन मारी विल्सन, जो फाइनेंस मिनिस्टर है तमिलनाडु के। और इनका विजन है, मतलब इस बजट का विजन है टारगेट करना टू मेक तमिलनाडु अ 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बाय 2031। ओके, ये फोकस करेगा एआई में, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड योर सोशल वेलफेयर, इन सब चीज़ों पे इस बजट का फोकस रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया है कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो है तमिलनाडु का रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 3,50,027 करोड़ का, जिसमें आपका इंक्लूडेड होगा स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू विच इज अराउंड योर 2,26,740 करोड़। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल डेफिसिट बताया है, ये रहेगा 1,21,819 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है, जो स्टेट का लाइबिलिटी टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो है, ठीक है, ये आपका 27.01% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2027 में। ठीक है, नाउ इसके अलावा डेब्ट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये 28% था, अभी कितना है 27.01% इन्होंने बोला है, जो रिवाइज किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2027 में। ठीक है, इनका टारगेट है 26.57% करना फाइनेंशियल ईयर 2028 तक एंड 26.10 करना फाइनेंशियल ईयर 2029 तक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सेक्टर वाइज एलोकेशन। एजुकेशन के लिए इन्होंने टोटल 52,920 करोड़ का एलोकेशन किया है, जिसमें स्कूल एजुकेशन 44,527 करोड़ रहेगा एंड हायर एजुकेशन के लिए 8,393 करोड़ का रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्कीम्स यहाँ पे इन्होंने जो है बोला है ये इस पे काम करेंगे। ठीक है, जैसे अल्ट्रा मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल के लिए 125 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। पल्ली निरायवू थितम, इसके लिए 300 करोड़ का। तमिलनाडु स्टूडेंट हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, इसके लिए 3,200 करोड़ का एलोकेशन रखा गया है एंड एंटी ड्रग अवेयरनेस के लिए 7 करोड़ का। इसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट की गई है, जैसे ये स्टैब्लिश करेंगे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इन मदुरई 2027-28 में एंड सेटअप करेंगे 5 न्यू ITIs और इसका कॉस्ट रहेगा ₹90 करोड़, मतलब इतना एलोकेशन इसके लिए रखा गया है। हेल्थ केयर की बात करें तो आपका 23,357 करोड़ का एलोकेशन किया गया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए और 18.5 करोड़ का रहेगा टेलीमेडिसिन एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, एनर्जी के सेक्टर में बात करें 15,828 करोड़ का एलोकेशन किया गया है स्टेट्स एनर्जी डिपार्टमेंट के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 एंड साथ में ही बोला है गवर्नमेंट जो है ये रिप्लेस करेगी 40,000 ऑब्स्टोल ट्रांसफॉर्मर एंड इम्प्लीमेंट करेगी ग्रीन कॉरिडोर थर्ड प्रोजेक्ट को। ठीक है, इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सोशल वेलफेयर की। तो सोशल वेलफेयर के लिए 9,818 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। इसके साथ ही 1,485 करोड़ का एलोकेशन है डिफरेंटली एबल्ड पर्संस के लिए। इसके अलावा इनमें कुछ जो स्कीम्स है उसके लिए एलोकेशन दिया गया है, जैसे आपका एलोकेशन दिया गया है ओवर ₹1,300 करोड़ फॉर टू न्यू गोल्ड असिस्टेंट स्कीम, जिसमें अनंत सीर थितम है, जिसमें आपका शादी के लिए बेसिकली 8 ग्राम गोल्ड प्लस सिल्क साड़ी यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, और इसके लिए बजट दिया गया है ₹812 करोड़ का। दूसरा स्कीम आपका है थैममन थांगा मोथीरम थितम, जहाँ पे जो न्यू बॉर्न्स होंगे, मतलब जो बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बॉर्न होंगे, उनको एक गोल्ड रिंग यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए एलोकेशन है आपका 560 करोड़ का। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है, फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ अप टू 50% कॉस्ट और ₹30,000 फॉर AI बेस्ड असिस्टिव डिवाइसेस, इनके लिए दिया गया है। और साथ में बोला है स्टैब्लिश करेंगे नम्बी
Nambikai Illam Institution for Special Education Rehabilitation Vocational Training for Persons with Intellectual Disability। तो ये सारी चीजें ये करेंगे। इसके अलावा अदर अनाउंसमेंट बोली गई हैं, जैसे स्टैब्लिश करेंगे तमिलनाडु पलमयरा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 16 करोड़ का ये प्रोजेक्ट रहेगा। ये एनहांस करेंगे फ्री इलेक्ट्रिसिटी लिमिट, मतलब पहले 100 थी फ्री यूनिट्स, अब 200 कर दिए इन्होंने फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमिंग यूजिंग लेस देन इक्वल्स टू 500 यूनिट्स बाय मंथली। ठीक है, इसके अलावा 1000 एसी इलेक्ट्रिक बसेस ये बेसिकली लाएंगे फॉर द चेन्नई मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसका बजट उन्होंने दिया है 500 करोड़ का। ठीक है, साथ में स्टैब्लिश करेंगे 10 ओलंपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी लागत रहेगी आपकी 50 करोड़ की, एंड स्टैब्लिश करेंगे इंडिया का पहला डेडिकेटेड एआई एंड इनोवेशन सिटी अरिवगम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकेम फोर्थ इंडियन, द फर्स्ट इंडियन विमेन साइंटिस्ट एंड ओनली थर्ड विमेन ग्लोबली टू रिसीव द कॉस्पर, दैट इज कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च विक्रम साराभाई मेडल। जो 2026 का आपका कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल जो है वो दिया गया है, एंड इट वाज गिवन एंड इट वाज प्रेजेंटेड ऑन दी 46th कॉस्पर असेंबली जो आपकी हुई थी, कहाँ पे हुई थी, इटली में हुई थी, वहां पे ये अवार्ड दिया गया था टू दी अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। ठीक है, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जो है ये डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में। ठीक है, एंड इनको ये अवार्ड कॉस्पर साइंटिफिक असेंबली 46 वाली जो हुई थी इटली में, वहां पे दिया गया था। साथ में ही इनके पास एडिशनल चार्ज है एज अ डायरेक्टर ऑफ अ सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस का। साथ में ही ये फेलो हैं इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस एंड मेंबर हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। अब बात करते हैं इनको रिकॉग्नाइज क्यों किया गया है। ठीक है, सो बेसिकली इनको ऑनर दिया गया है फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी स्टेलर पॉपुलेशन, ब्लू स्ट्रैगल स्टार्स, गैलेक्सी इवोल्यूशन and her role in calibration scientist for the ultraviolet imaging telescope abroad astrosat। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप जो आपका है। ठीक है, she made a significant contribution to astrophysics and represented India in the international consortium for development of 30-meter telescope, right? इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम जो है शी वॉज अवॉर्डेड विद द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विज्ञान श्री इन अ कैटेगरी ऑफ अ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द ईयर 2024। ठीक है, 2024 में इनको ये अवार्ड मिला था, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अब बात कर लेते हैं थोड़ी डिटेल में कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल की। इसे 1990 में स्टैब्लिश किया गया था टू ऑनर दी विक्रम साराभाई, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है एंड फाउंडर ऑफ इसरो, राइट। इसके अलावा ये अवार्ड दिया जाता है ऐसे रिकॉग्नाइज, मतलब ऐसे साइंटिस्ट को ये दिया जाता है फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज फॉर एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन टू द स्पेस रिसर्च, जिनका अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है स्पेस रिसर्च में, राइट। इसके अलावा ये अवार्ड कौन देता है, तो जॉइंटली ये अवार्ड दिया जाता है कॉस्पर कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च एफिलेटेड टू इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, यूनाइटेड नेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है ये जॉइंटली इस अवार्ड को देती हैं। ठीक है, अब ये जो अवार्ड है बाय एनुअल दिया जाता है, एवरी 2 years में ये अवार्ड दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है, जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट फ्रॉम एनी कंट्री बेस्ड ऑन रिसर्च वर्क मेनली विद इन प्रीसीडिंग 5 year, राइट। नाउ कॉस्पर की बात करें, इसके प्रेसिडेंट है प्रोफेसर पास्कल एहरन फ्रियंट ऑस्ट्रिया से एंड हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। एस्टैब्लिश इसे किया गया था 1958 में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आरबीआई's 62nd मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो रिसेंटली आरबीआई की जो है इस फाइनेंशियल ईयर की 3rd मीटिंग थी एंड 3rd जो आपकी बाई मंथली मीटिंग होती है, एंड 62nd मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग आपकी हुई थी। ठीक है, जिसके चेयर कौन है, हमारे आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आरबीआई's 62nd मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो रेपो रेट है वो आपका अनचेंज रखा गया है 5.25% पे। द रेपो रेट वाज केप्ट अनचेंज एट 5.25%। द ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 वाज रिवाइज्ड अपवर्ड टू 6.7%, पहले 6.6% आपकी रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है ये भी रिवाइज किया गया है डाउन टू 5.0%, पहले 5.1% ये बताया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप इसका हिंदी वर्जन देख सकते हो।
और डिटेल में से देखते हैं पूरी न्यूज को। सो 62nd मीटिंग थी एंड थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग आपकी थी फाइनेंशियल ईयर 2027 की, आरबीआई द्वारा कंडक्ट की गई थी। 3 से 5 अगस्त तक ये चली थी। ठीक है, इसके चेयर थे चेयर आपके थे संजय मल्होत्रा एंड मेंबर्स बाकी थे डॉक्टर नागेश कुमार, सुगाता भट्टाचार्य, राम सिंह, डॉक्टर पूनम गुप्ता, इंद्रनील भट्टाचार्य। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, आरबीआई ने रेपो रेट आपका अनचेंज रखा था, ठीक है 5.25% पे, एंड मेंटेन किया था न्यूट्रल स्टांस। यहाँ पे आप पॉलिसी रेट देख सकते हो, जैसे पॉलिसी रेपो रेट 5.25% पे है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है 5% पे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.50%, बैंक रेट आपका 5.50% है एंड फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% पे है। वहीं पे सीआरआर जो है, सीआरआर का फुल फॉर्म बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से। सीआरआर जो है इसका 3% बताया गया है एंड जो आपका एसएलआर है ये 18% है। ठीक है, तो इनमें से पॉलिसी रेट्स पे कभी पूछ लेते हैं आपको एग्जाम में, तो याद रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, आरबीआई ने रिवाइज किया है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ, जो बेसिकली रिवाइज की गई है 6.7%, अर्लियर इट वाज 6.6%। ठीक है, अब क्वार्टर वाइज भी बात कर लेते हैं। क्वार्टर 1 में बताई गई है 7%, 2 में 6.4, 6.5 थर्ड क्वार्टर में एंड फोर्थ क्वार्टर में 6.8% बताई गई है। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लेशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन जो है आपकी वो रिवाइज की गई है 5% पे, अर्लियर 5.1% ही आपकी थी। क्वार्टर वाइज बात करें तो क्वार्टर 1 के लिए 4.1, 4.7 क्वार्टर 2 के लिए, क्वार्टर 3 के लिए 5.9 है और 5.5% बताई गई है क्वार्टर 4 के लिए। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो ये बताई गई है 4.3%। नाउ अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल सेक्टर्स की। तो ट्रेड डेफिसिट आपका क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027 में पहुंचा है 86.6 बिलियन यूएस डॉलर पे। ठीक है, एफडीआई इनफ्लोज जो है ये आपका देखा गया है 30.7 बिलियन यूएस डॉलर। देन एफडीआई इनफ्लो कितना था, नेट इनफ्लो आपका था 7.1 बिलियन यूएस डॉलर पे। वहीं पे फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें तो एडुकेट ये आपका था विच कवर्स 10 मंथ ऑफ इंपोर्ट एंड 90.8% ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पे बेसिकली उनका प्लान जो था वो इंट्रोड्यूस इन्होंने किया है कि इनका जो पॉलीमर बैंक नोट्स को लाने का आपका प्लान है वो कब आपका होएगा, बेसिकली ये लाए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2028 में। ठीक है, इसके ट्रायल जो है स्टार्ट हो चुके हैं। इनिशियली 10 और 20 रुपए के जो नोट हैं उनका ट्रायल किया जा रहा है और ट्रायल वॉल्यूम जो है वो आपका 100 करोड़ पीसेस ईच, मतलब 100 करोड़ फॉर रुपीज 10 एंड 20 रुपीज के भी आपके 100 करोड़ नोट्स रहेंगे। ठीक है, जो ट्रायल बेसिस पे अभी लॉन्च किए गए हैं और टोटल जो इसका अमाउंट है वो है 3000 करोड़ का। ठीक है, बेनिफिट क्या होंगे, अब जो ये पॉलीमर नोट हैं ये ड्यूरेबल होंगे आपके 3 से 4 मतलब 3 to 4 टाइम्स ये इसकी जो लाइफ है वो आपकी रहेगी पेपर नोट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, एंड एक्सपेंशन ऑफ आरबीआई प्रिंटिंग कैपेसिटी टू मीट दी राइजिंग कैश डिमांड। तो प्रिंटिंग में भी ज्यादा पैसा लगता है, पेपर नोट्स खराब होते हैं जल्दी, तो उन्हें प्रिंट भी फिर जल्दी करना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए प्रिंटिंग की कॉस्ट ज्यादा आती है, इस वजह से ये पॉलीमर वाले नोट्स लाने का जो है प्लान किया गया है। फाइन, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आरबीआई ने रिलीज किया है ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स। तो यहाँ पे ड्राफ्ट गाइडलाइंस इन्होंने रिलीज की हैं। क्या क्या गाइडलाइन है कि जो आपका अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक है, ठीक है, इसके लिए मिनिमम कैपिटल आपका 300 करोड़ रहना चाहिए। डिपॉजिट साइज जो है वो आपका 10,000 करोड़ रहना चाहिए एज ऑफ 31 मार्च ऑफ अ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है ये आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12% होनी चाहिए एंड नेट एनपीए जो है आपका वो लेस देन इक्वल्स टू 3% होना चाहिए। वेयर इज यहाँ पे क्या बोला है, जो एप्लीकेंट है इट शुड हैव बीन ऑपरेशनल, sorry, the applicant should have been operational for at least 10 years। वो ऑपरेशनल होना चाहिए एटलीस्ट 10 years एंड सेटिस्फैक्ट्री फाइनेंशियल रिकॉर्ड उसका होना चाहिए फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 years। ठीक है, साथ में ही नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नो मेंबर शुड हैव अ शेयर होल्डिंग ऑफ मोर देन 5%। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है उसमें बताई गई हैं। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, फास्ट बॉलर जॉन टर्नर who announced his retirement from professional cricket belongs to which country? So recently जॉन टर्नर जो है इन्होंने अनाउंस किया है इनका रिटायरमेंट और ये आपके बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। ठीक है, सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ओके, Now next आपका क्वेश्चन है, which Indian grandmaster recently won his maiden St. Louis Rapid and Bliss title held at the St. Louis, Missouri, USA, जो 31 जुलाई से 7 अगस्त तक आपका चला था, finishing ahead of a Jovok Heer,
सिंड्रोव ऑफ उज्बेकिस्तान। सो कौन से इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज टाइटल जीता है? सो इट इज वॉन बाय दी आर प्रगनंदा। ठीक है, आर प्रगनंदा जो है इन्होंने ये टाइटल जीता था। एंड ये जो आपका सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 टाइटल था, मतलब इवेंट था, ये 4th लेग था आपका 11th एडिशन ऑफ अ ग्रैंड चेस टूर। ओके, अब बात करते हैं टॉप 5 विनर्स की। तो टॉप 5 प्लेयर आपके थे, पहले नंबर पे आर प्रगनंदा 23.5 पॉइंट्स पे, सेकंड नंबर पे आपके उज्बेकिस्तान के जोवोखिर 22 पॉइंट इनके थे। वेस्लो यूएसए से 20.5 पॉइंट्स। देन लिवॉन एरोनियन यूएसए से ये बिलोंग करते हैं और इनका स्कोर आपका था 19 का। जॉर्डन वेन फॉरेस्ट नीदरलैंड से विद अ स्कोर ऑफ 17। तो ये आपके टॉप 5 प्लेयर थे, ठीक है, सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज इवेंट के। Now next आपका क्वेश्चन है, the Agni 4 medium range ballistic missile recently successfully flight tested from the integrated test range Chandipur, Odisha is designed to carry a payload of up to dash over the range of approximately dash kilometer. So Agni 4 medium range ballistic missile जो है इसका flight test conduct किया गया था, ठीक है, और ये आपका कहाँ पे कंडक्ट हुआ है? ओडिशा के चंदीपुर में, जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहां पे ये आपका परफॉर्म किया गया था। और इस टेस्ट में 1000 kg का आपका जो है पेलोड कैरी किया गया था, अप्रोक्सीमेटली आपका 4000 किलोमीटर्स। तो ये आपकी रेंज है 4000 किलोमीटर्स की, और कितना पेलोड कैरी किया गया है? 1000 kg का पेलोड कैरी किया गया था इस टेस्ट में। ओके, नाउ डिटेल में देखते हैं। ये टेस्ट कंडक्ट किया था स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ, राइट। अब अग्नि 4 मिसाइल की बात करें तो ये मिसाइल जो है ये 2 स्टेज सरफेस टू सरफेस आपका मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। इसमें आपका सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर्स यूज की गई हैं। वहीं पे स्पेसिफिकेशन की बात करें, वेट इसका अप्रोक्सीमेटली 17,000 kg का रहेगा एंड लेंथ है अप्रोक्सीमेटली और 20 मीटर, डायमीटर है 1.2 मीटर का अप्रोक्सीमेटली, राइट। पेलोड जो है ये अप टू 1000 kg का कैरी कर सकता है। रेंज अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर्स की इसकी रहेगी। एक्यूरेसी की बात करें तो लेस देन 100 मीटर सर्कुलर एरर पोलर इसका रहेगा एट अ फुल रेंज, ठीक है। साथ में ही डुअल पेलोड कैपेबिलिटी इसकी रहेगी एंड इट इज इक्विप्ड विद द इंडिजिनियस रिंग लेजर गायरोस्कोप, माइक्रो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एंड एडवांस एवोनिक्स। तो ये सारी चीजें आपकी रहेगी इस मिसाइल में। इसके अलावा अग्नि 4 डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी शुरुआत बेसिकली अगर इसे हम समझे तो अग्नि सेकंड जो वर्जन था उसका ये प्राइम अपग्रेड था, ठीक है। इसे डेजिग्नेट किया गया अग्नि 4 इन 2011 एंड इसे डेवलप किसने किया है? एडवांस्ड मिसाइल लेबोरेटरी हैदराबाद ने, विच इज अ पार्ट ऑफ योर डीआरडीओ, राइट। अब अग्नि मिसाइल के कितने वर्जन है आपके वो देखते हैं। जैसे अग्नि 1 वर्जन है, इसका 700 किलोमीटर का रेंज है। अग्नि 2 का 2000 किलोमीटर, 3 का 3000, 4 का 4000 किलोमीटर्स, अग्नि 5 का रहेगा आपका 5000 किलोमीटर्स, अग्नि प्राइम का 1000 से 2000 किलोमीटर का इसका रेंज रहेगा एंड अग्नि 6 का अंडर डेवलपमेंट जो है इसका रेंज आपका रहेगा 6000 से 10000 किलोमीटर्स का, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, consider the following statements about the Kroll Celebrity Brand Valuation Report 2025. So recently Kroll द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है Celebrity Brand Valuation, ठीक है, सेलिब्रिटीज की ब्रांड वैल्यूएशन, ठीक है। ये समझ आया? ये चीज बेसिकली यहाँ पे बताई जा रही है इस रिपोर्ट के थ्रू। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोला है? शाहरुख खान टॉप द लिस्ट विद अ ब्रांड वैल्यू ऑफ 177.9 मिलियन यूएस डॉलर। सेकेंड नंबर पे, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट आपका बोल रहा है आलिया भट्ट जो है शी वॉज रैंक्ड 6th विद अ 93.9 मिलियन यूएस डॉलर वैल्यूएशन, मेकिंग हर द मोस्ट वैल्यूड फीमेल सेलिब्रिटी। थर्ड नंबर पे है विराट कोहली, जिनका जो रैंक था 2024 में फर्स्ट रैंक पे ही थे, बट अभी इनकी जो 2025 की रैंकिंग आई है उसमें थर्ड नंबर पे है विद अ वैल्यूएशन ऑफ 158.4 मिलियन। तो यहाँ पे सारे आपके पॉइंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। डिटेल में देखेंगे क्रॉल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में, साथ में ही यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन भी देख लीजिए, ठीक है। नाउ डिटेल में बात कर लेते हैं क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन की। तो ये आपका 11th एडिशन था एंड इट इज पब्लिश्ड बाय द क्रोल अमेरिकन ग्लोबल फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म जो आपकी है उनके द्वारा इसे पब्लिश किया गया है, ठीक है। वैल्यूएशन की बात करें तो एंडोर्समेंट डील्स प्लस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस जो है उनसे यहाँ पे वैल्यूएशन आपकी की जाती है, ठीक है। कंबाइंड ब्रांड वैल्यू जो है टॉप 25 सेलिब्रिटीज की ये 2 बिलियन यूएस डॉलर देखी गई है। इसके अलावा टॉप 5 सेलिब्रिटीज की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे शाहरुख खान है विद अ
वैल्यूएशन ऑफ 177.9 मिलियन यूएस डॉलर। सेकेंड नंबर पे रणवीर सिंह 162.9 मिलियन यूएस डॉलर। थर्ड नंबर पे विराट कोहली विद 158.4 मिलियन यूएस डॉलर वैल्यूएशन। फोर्थ में है सचिन तेंदुलकर 125.9 मिलियन यूएस डॉलर के साथ, एंड एमएस धोनी है फिफ्थ नंबर पे विद 115.3 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, इसके अलावा विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इस बार टॉप 25 में 12 विमेन्स जो हैं वो शामिल हुई हैं, एंड 2024 में सिर्फ 9 विमेन्स जो हैं इस लिस्ट में शामिल हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे बात करें अगर मोस्ट वैल्यूड फीमेल सेलिब्रिटी की, तो इसमें नाम आता है आलिया भट्ट का विद 93.9 मिलियन यूएस डॉलर वैल्यूएशन, जिनकी रैंक आपकी 6th है, एंड पहले ये जो है 4th नंबर पे थी 2024 की रैंकिंग में। राइट नाउ दीपिका पादुकोण की बात करें तो ये 7th रैंक में थी विद 89.2 मिलियन यूएस डॉलर वैल्यूएशन। ठीक है, बिगेस्ट गेनर की बात करें तो अनन्या पांडे है, इनकी रैंक जो है 25 थी, नाउ शी इम्प्रूव्ड एंड इनका रैंक अब 19 हो गया है विद अ ब्रांड वैल्यू ऑफ 48.5 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, ऐसे ही समांता प्रभु जो है इनकी 23 रैंक है, ब्रांड वैल्यूएशन इनकी है 43.1 मिलियन यूएस डॉलर की। जानवी कपूर की बात करें तो इनकी रैंक थी 23rd और वैल्यूएशन है 34.2 मिलियन यूएस डॉलर की। श्रद्धा कपूर की है रैंक 24 एंड ब्रांड वैल्यूएशन है 31 मिलियन यूएस डॉलर की। वहीं पे जेंजी एक्ट्रेस अनन्या एंड जानवी जो है इट शोज अ ग्रेटर देन 25% ग्रोथ इन देयर ब्रांड वैल्यू। बिगेस्ट ड्रॉप की बात करें तो आलिया भट्ट जो है इनकी रैंक आपकी जो है कम हुई है, पहले 4 थी अभी 6 है। अक्षय कुमार की जो रैंक है वो भी कम हुई है, पहले 6th पे थे अभी ये 10th नंबर पे है विद 80 मिलियन यूएस डॉलर वैल्यूएशन। करीना कपूर खान जो है ये 15th नंबर पे देखी गई है। ठीक है, एंड इनकी ब्रांड वैल्यूएशन है 61.8 मिलियन यूएस डॉलर की। वहीं पे कियारा आडवाणी की 17th रैंक थी 51.9 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। अनुष्का शर्मा की 25th रैंक है विद 29.9 मिलियन यूएस डॉलर वैल्यूएशन। ठीक है, क्रोल की बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत 1932 में की गई थी और इसका नाम डफ एंड फेल्प्स था, बाद में इसको 2021-22 में रीनेम किया गया एज अ क्रोल। ठीक है, इसके सीईओ है जैकब सिल्वरमैन, हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है। Now next आपका क्वेश्चन है, इंडियन बैंक recently approved nearly how much amount in MSME loan to 128 beneficiaries during 120th Foundation Day Credit Outreach Program in New Delhi, Delhi. So इंडियन बैंक ने अप्रूव किया है 500 करोड़ का अमाउंट, किसके लिए? MSMEs लोन के लिए टू 128 बेनिफिशरीज। राइट, अब यहाँ पे इंडियन बैंक की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। सो इसे स्टैब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1907 को, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है और इसके करंट एमडी एंड सीईओ है विनोद कुमार। फाइन, इसके अलावा जो इंडियन बैंक का 128th फाउंडेशन डे क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम था, इसकी बात करते हैं तो इस प्रोग्राम में लॉन्च किया गया था यूनिफाइड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पोर्टल को, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बेसिकली इसे डिजाइन किया गया है सीमलेस एंड इंटीग्रेटेड लेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए टू दी एमएसएमई कस्टमर्स। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल लेंडिंग जो है प्रोवाइड की जा सकेगी यूजिंग पैन, जीएसटी एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन। डेटा सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा वाया एपीआईज एंड अकाउंट एग्रीगेटर्स। ठीक है, साथ में ही इंडियन बैंक जो है इसने डिस्ट्रीब्यूट किए थे व्हील चेयर्स एंड स्विंग मशीन अंडर दी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज सपोर्ट करने के लिए मोबिलिटी एंड लाइवलीहुड्स। ठीक है, Now next question है, which bank recently received approval from the International Financial Services Center Authority, that is IFSCA, to offer wealth management products and services through its branch at Gift City, Gandhinagar, Gujarat. तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसको IFSCA जो है उसके द्वारा अप्रूवल मिला है ऑफर करने के लिए वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को? ठीक है, इनकी जो गिफ्ट सिटी वाली ब्रांच होगी उसके थ्रू। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। इस बैंक को यहाँ पे अप्रूवल मिला है IFSCA का। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉन्च करना रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स एंड एक्सपैंड करना फाइनेंशियल सॉल्यूशन डायरेक्टली फ्रॉम द गिफ्ट सिटी। ओके, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करें, इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, हेडक्वार्टर लंदन यूके में लोकेटेड है और इसके सीईओ हैं जो इंडिया एंड साउथ एशिया के, उनका नाम है PD सिंह या प्रभदेव सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI Life Insurance Company Limited recently entered into a corporate agency partnership with which bank to distribute and service its insurance products across India. So SBI Life Insurance Company जो है इसने recently partnership की है आपकी जम्मू एंड कश्मीर बैंक, that is JNK बैंक के साथ,
ठीक है, किस चीज के लिए? इनके जो आपका प्रोडक्ट है मतलब इंश्योरेंस प्रोडक्ट, उसको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, राइट। अब बात करते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ एसबीआई एंड बीएनपी परिवास कार्डिव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आरबीआई रिवाइज फ्रेमवर्क फॉर रिकवरी एजेंट। तो आरबीआई ने भी रिवाइज फ्रेमवर्क जारी किया है रिकवरी एजेंट्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन है वो एक्सटेंड की गई है, पहली चीज, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2026 तक प्रीवियस वाली डेडलाइन थी, अब इसे एक्सटेंड करके 1 जनवरी 2027 कर दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि रिकवरी एजेंट जो है दे मस्ट ऑब्टेन सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। तो इनको बेसिकली बोरोवर से इंटरेक्ट करने से पहले इनके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस कि वो रिकवरी एजेंट है, ठीक है। तीसरा बोरोवर्स जो हैं दे मस्ट इन्फॉर्म एटलीस्ट 1 डे बिफोर द फर्स्ट इन पर्सन विजिट ऑफ अ रिकवरी एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, पहला स्टेटमेंट की जो टाइमलाइन है वो आपकी जो है एक्सटेंड हुई है 1 जनवरी 2027 तक। दूसरा पॉइंट बोल रहा है रिकवरी एजेंट्स के पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपका आईआईबीएफ का बोरोवर से इंटरेक्ट करने से पहले। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो बोरोवर्स हैं उनको एक दिन पहले ही, एटलीस्ट एक दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा कि आपका इन पर्सन विजिट वहां पे, मतलब बेसिकली रिकवरी करने से पहले, रिकवरी के लिए आप जा रहे हो किसी के पास, तो उसको एक दिन पहले, एटलीस्ट एक दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बोले हैं विच ऑल आर करेक्ट, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। डिटेल में देखते हैं, उससे पहले हिंदी वर्जन इसका देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके आराम से इसे गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डिटेल में देखते हैं न्यूज को। सो आरबीआई ने एक्सटेंड किया है टाइमलाइन एंड रिवाइज किए हैं फ्रेमवर्क लोन रिकवरी एंड रिकवरी एजेंट्स के लिए। जो टाइमलाइन है वो एक्सटेंड की गई है 1 जनवरी 2027 तक, पहले 1 अक्टूबर 2026 थी, ठीक है। इसका मेन पर्पस है एक्सटेंड करने का, अलाउ करना रेगुलेटेड एंटिटीज को एंड रिकवरी एजेंट्स को ज्यादा टाइम उनको देना टू कंप्लाई विद द न्यू सर्टिफिकेशन एंड ऑपरेशनल नॉर्म्स, ठीक है, कि वो सर्टिफिकेशन अपना ले सकें एंड उनको मतलब ये सारे जो रिवाइज नॉर्म्स हैं उनको आराम से अप्लाई किया जा सके, ठीक है। सेकेंड थिंग यहाँ पे आती है सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो एज पर दी आरबीआई डायरेक्शन, जो एग्जिस्टिंग रिकवरी एजेंट्स हैं दैट वर नॉट प्रीवियसली कवर्ड विल नाउ हैव 1 ईयर ट्रांजिशन विंडो, कि वो ऑब्टेन कर सकते हैं सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस और इंस्टीट्यूट हैविंग अ टाई अप विद द आईआईबीएफ, राइट। तीसरी यहाँ पे चीज बोली है सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है बिफोर इंटरेक्टिंग विद द बोरोवर्स, राइट। नेक्स्ट थिंग कि कौन कौन आपका कहाँ पे ये रिवाइज फ्रेमवर्क अप्लाई नहीं होता है। पहली चीज, जो रेगुलेटेड एंटिटीज के खुद के एम्प्लॉयज हैं विच आर डूइंग दी रिकवरी जॉब्स, ठीक है, उनके लिए अप्लाई नहीं होता। एजेंट्स कलेक्टिंग रेगुलर पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट, इन पे अप्लाई नहीं होगा। लॉ फर्म्स असिस्टिंग लेंडर्स, इनको भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नाउ बात करते हैं डिस्क्लोजर नॉर्म की। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो बैंक है इसको पब्लिश करना होगा अपडेटेड लिस्ट ऑफ एम्पैनल्ड रिकवरी एजेंसीज ऑन देयर वेबसाइट्स, जिसमें इंक्लूडेड होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, पीरियड एंड पर्पस ऑफ एंगेजमेंट, राइट। एंड साथ में ही बोला है जो बोरोवर्स हैं दे मस्ट बी इन्फॉर्म्ड एटलीस्ट 1 डे बिफोर द फर्स्ट इन पर्सन विजिट ऑफ अ रिकवरी एजेंट। तो रिकवरी एजेंट के आने से पहले एटलीस्ट एक दिन पहले बताना होगा बोरोवर को, ठीक है। सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या बोला है, टेक्नोलॉजी बेस्ड रिस्ट्रिक्शन, जैसे लेंडर्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फंक्शनैलिटी ऑफ अ डिवाइस, जैसे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप्स, जिसकी भी ईएमआई जो है चल रही होगी इफ बोरोवर डिफॉल्ट्स, ठीक है। इसमें भी कुछ कंडीशन है, जैसे इसे इनिशिएट किया जा सकता है ओनली आफ्टर लोन इज 30 डेज पास्ट ड्यू, ठीक है, 30 डेज उसको हो चुके हैं। कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन तब होगी जब 60 डेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, जो लेंडर्स है they can't block incoming calls, SMS और SOS और restrict work और employment related use, ठीक है। इसके अलावा कंपनसेशन यहाँ पे क्या बोला है, 250 रुपए पर आवर का कंपनसेशन अगर यहाँ पे दिया जाएगा फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रिक्शन कैप्ड एट अ लोन अमाउंट, ठीक है। अदर डायरेक्शन क्या है, प्रोविजन यहाँ पे होगा अब्यूसिव लैंग्वेज का, मतलब जो लेंडर्स है वो अब्यूसिव लैंग्वेज यहाँ पे ये थ्रेट जो है उसका यूज नहीं कर सकता। रिकवरी एजेंट जो है उनको 8 से सुबह के 8 से शाम के 7 बजे तक ही ये कॉल कर सकते हैं, ठीक है, बोरोवर्स को। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डेडिकेटेड ग्रीवेंस रिएड्रेसल मैकेनिज्म, अगर कोई दिक्कत होगी तो पर्सन जो है वहां पे प्रॉपर्ली उनकी कंप्लेन कर सके, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच एनबीएफसी रिसेंटली सिक्योर्ड प्री परपेचुअल ऑथराइज डीलर कैटेगरी सेकंड लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई टू एक्सपैंड रेगुलेटरी फॉरेक्स सर्विसेज। सो रिसेंटली आपका मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड जो है इसको आपका परपेचुअल ऑथराइज डीलर कैटेगरी सेकंड लाइसेंस जो है वो आरबीआई द्वारा दिया गया है, ठीक है, एक्सपैंड करने के लिए इनके रेगुलेटेड फॉरेक्स सर्विसेज को, ठीक है। अब क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएंगे, फॉरेक्स एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इशू कर सकते हैं, मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड्स को, फैसिलिटेशन ऑफ अ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, फैमिली मेंटेनेंस रेमिटेंस, ट्रेड रिलेटेड रेमिटेंस सर्विसेज, ये सब ये प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही नोट करना है एक और यहाँ पे जो है एनबीएफसी है इंडेल रेमिट, जो एक फॉरेन एक्सचेंज डिवीजन है इंडेल मनी का, ठीक है, इसे भी परपेचुअल ऑथराइज डीलर सेकंड लाइसेंस जो है आरबीआई द्वारा दिया गया है ऑफर करने के लिए ट्रेड रेमिटेंस सर्विसेज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आरबीआई's classification of NBFCs in a upper layer for 2026-2027। सो आरबीआई ने जारी की है 2026-27 की जो अपर लेयर वाली एनबीएफसी होती है उनकी लिस्ट जारी की गई है, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एनबीएफसीज इन अपर लिस्ट इंक्रीज फ्रॉम 15 इन जनवरी 2025 टू 17 इन 2026-2027। सो 2000 आपकी 26-27 की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 17 अपर लेयर एनबीएफसीज आपके शामिल हुए हैं, ठीक है, मतलब टोटल लिस्ट जो है वो 17 आपकी हो चुकी है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है टाटा सन्स कंटिन्यूज टू रिमेन इन दी इन योर अपर लेयर कैटेगरी। तो टाटा सन्स जो है, अब ये इसमें बेसिकली क्यों इसकी न्यूज आई है, क्योंकि टाटा सन्स ने 2024 में अपना जो लाइसेंस है वो कैंसिल करने के लिए सबमिशन मतलब रजिस्ट्रेशन जो है वो भेजा हुआ था आरबीआई को, और आरबीआई से कंसिडर कर रहा है, अभी किया मतलब इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है, इसी वजह से टाटा सन्स को यहाँ पे इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट सेज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड समान कैपिटल लिमिटेड डिड नॉट फीचर इन द लेटेस्ट लिस्ट। सो अभी 2026-27 की जो लिस्ट है उसमें इन दोनों को मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपका करेक्ट है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फाइन। इसका हिंदी वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करेंगे डिटेल में। सो आरबीआई ने आइडेंटिफाई किए हैं 17 एनबीएफसीज एज एनबीएफसी अपर लेयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑफ 31 मार्च 2026, ठीक है। 2025 में 15 एनबीएफसीज इस लिस्ट में थे और अभी 17 एनबीएफसीज हैं, ठीक है। कौन से न्यू एडिशन यहाँ पे किए गए हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन दैट इज आरईसी लिमिटेड इसमें इंक्लूड किया गया है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को लाया गया है, आपका इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन चारों को लिस्ट में शामिल किया गया है। 2 इसमें से हटाए गए हैं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड समान कैपिटल लिमिटेड, राइट। नाउ as per the RBI revised scale based regulation framework, NBFC जो क्लासिफाई किए गए हैं आपके अपर लेयर में, इफ इट इज मतलब अपर लेयर में कब आता है, जब उसका असेट साइज जो है, ठीक है, असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो आपका 1 लाख करोड़ या उससे ज्यादा होता है, तभी आपका जो है अपर लेयर में एनबीएफसी आता है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, द असेट क्राइटेरिया फॉर कैटेगराइजिंग एनबीएफसी विद रिव्यूड एवरी 3 years। तो उसका जो असेट क्राइटेरिया है मतलब जो साइज वाला क्राइटेरिया है वो हर 3 साल में आपका रिव्यू होता है, ठीक है, मतलब रिव्यू होना चाहिए, राइट। सो ये कंडीशन अगर पास होती है तो वो आपका एनबीएफसी अपर लेयर में आता है, ठीक है, कोई भी एनबीएफसी वो अपर लेयर में तभी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जो एनबीएफसी हैं इसको इस लिस्ट से तो हटाया गया है, बट स्टिल ये एनबीएफसी अपर लेयर ही है, ठीक है। रिवाइज क्राइटेरिया ये मैच नहीं करते, बट एनबीएफसी रिमेन सब्जेक्ट टू अपर लेयर रेगुलेशन फॉर एटलीस्ट 5 years फ्रॉम द क्लासिफिकेशन। इस वजह से इनको जो है ये अपर लेयर में रहेंगे, बट 2026-27 की लिस्ट में हटाए गए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, आरबीआई ने रिटेन किया है टाटा सन्स को इस लिस्ट में ऑफ अपर लेयर एनबीएफसी जो 2026-27 की आपकी जो है रिलीज की गई है, ठीक है। इसके लिए टाटा सन्स को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। अब टाटा सन्स को 2022 में इस लिस्ट के लिए क्लासिफाई किया गया था आरबीआई द्वारा, और यहाँ पे आपका कंडीशन क्या होती है, विद इन 3 year जो एनबीएफसी है उसको लिस्ट करना होता है अपने आप को,
ठीक है। वेयरएज यहाँ पे टाटा सन ने क्या किया, इन्होंने अप्लाई किया टू कैंसिल इट्स कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी लाइसेंस, अवॉइड करने के लिए लिस्टिंग को। और यहाँ पे इन्होंने जो है डी रजिस्ट्रेशन के लिए या कैंसिलेशन के लिए अपना सबमिशन कर दिया था आरबीआई को। बट आरबीआई ने क्या बोला है, वो जो भी सबमिशन उन्होंने किया है वो एग्जामिनेशन अभी हमने प्रॉपर अंडर एग्जामिनेशन है, उसे कंप्लीट नहीं किया गया है, इस वजह से ही इसको इस लिस्ट में आपका रखा गया है। ठीक है, नाउ अब पूरी लिस्ट की बात कर लेते हैं 17 एनबीएफसीज की, जिसमें 3 अभी आपके जो हैं 4 नए ऐड हुए हैं, जिसमें से 3 आपके हैं आरईसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आपका इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देन बजाज फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये सारे आपके जो हैं ये इसमें पुरानी लिस्ट में से ही आपके आए हैं। ठीक है, टाटा कैपिटल लिमिटेड हो गया, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, और ये वाला भी आपका नया है HUDCO लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, LNT आपका शामिल है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, पिरामल फाइनेंस लिमिटेड। तो ये सारे आपके 17 एनबीएफसीज जो है जो लिस्ट जारी की गई है आरबीआई द्वारा वो है। ठीक है, अब रिवाइज कर लेते हैं आपकी एनबीएफसी अपर लेयर को। इसका एसेट साइज जो है कितना होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लाख करोड़ होना चाहिए। ठीक है, एसेट साइज थ्रेशोल्ड जो है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी अपर लेयर, ये रिव्यू होता है आपका 3 साल में। इसके अलावा एनबीएफसी अपर लेयर शैल बी मैंडेटरी लिस्टेड विद इन 3 years ऑफ इट्स आइडेंटिफिकेशन बाय द आरबीआई इन द अपर लेयर। ठीक है, तो ये इसके आपके कंडीशंस होते हैं। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली साइन एन एमओयू विद द इजराइल बेस्ड Massivit to establish India's first commercial large format additive मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट कानपुर उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इजराइल बेस्ड मैसिविट के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है एस्टैब्लिश करने के लिए इंडिया का पहला कॉमर्शियल लार्ज फॉर्मेट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और ये रहेगा आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में, राइट। सो आंसर हियर इज, इस कंपनी का नाम है लोहिया एरोस्पेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इनके द्वारा ये एमओयू साइन हुआ था, और यहाँ पे जो फैसिलिटी आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रहेगी कानपुर उत्तर प्रदेश में, ये मैन्युफैक्चर करेंगे आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ठीक है, ड्रोन्स जो बेसिकली होते हैं, मैन्ड एयरक्राफ्ट, क्रिटिकल एरोस्पेस कंपोनेंट्स को ये मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, अब जो ये फैसिलिटी होगी ये यूज करेगी इजराइल बेस्ड मैसिविट जो है इसके 3D प्रिंटिंग प्लेटफॉर्म को प्रोड्यूस करने के लिए कंपोजिट टूलिंग, एरोस्पेस मॉडल्स, ठीक है, प्रोडक्शन टूल्स एंड रिड्यूस करेंगे प्रोडक्शन साइकिल बाय अप टू 90% फॉर फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ पे 1 से 2 साल में 8 से 10 मिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट इस एमओयू के तहत किया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडियन Air Force who successfully completed the prestigious Fighter Combat Leader course at the Tactics and Air Combat Development Establishment ग्वालियर मध्य प्रदेश। सो रिसेंटली भावना कांत जो है, ठीक है, भावना कांत द्वारा ये कोर्स कंप्लीट किया गया है, एंड ये पहली विमेन ग्रेजुएट बनी है इंडियन एयरफोर्स एलीट टॉप गन स्कूल से, स्कूल के, जहां पे सिर्फ 1% इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं 20 वीक एडवांस कॉम्बैट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अब इनकी बात करें भावना कांत की, तो ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट रही हैं दरभंगा बिहार से, एंड इनको 2016 में, जून 2016 में इनको कमीशन किया गया था इंडियन एयरफोर्स में, एंड शी इज अमंग द इंडियाज फर्स्ट 3 विमेन फाइटर पायलट्स, जिनके साथ मोहना सिंह एंड आपकी अवनी चतुर्वेदी भी शामिल हैं। ठीक है, इन्होंने आपका MiG-21 बिसॉन जो है इनिशियली इन्होंने जो है उसे चलाया था, एंड देन इनको सुखोई Su-30 MKI जो है, MK1 जो है उसमें बेसिकली इन्होंने ये भी आपका जो है चलाया है, राइट। इनिशियली उनको MiG-21 बिसन दिया था, बाद में ट्रांजिशन किया गया टू Su-30 MKI। ठीक है, इसके अलावा ये फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट बनी थी जिन्होंने क्वालिफाई किया था डे टाइम कॉम्बैट मिशन 2019 में। 2021 में ये पहली विमेन फाइटर पायलट बनी थी जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया था, एंड शी ऑल्सो फ्लू रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट इन 2024। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव्ड अ 1-year एक्सटेंशन फॉर राहुल नवीन एज डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट विच इज चेयर्ड बाय PM मोदी,
ठीक है। सो इन्होंने अप्रूव किया है 1 साल का एक्सटेंशन राहुल नवीन का एज अ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है। सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड किया गया है 13 अगस्त 2027 तक, एंड ही वाज अपॉइंटेड एज फुल टाइम एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑन दी 14 अगस्त 2024, और इन्होंने सक्सीड किया था संजय कुमार मिश्रा को। और अब इनका जो टेन्योर है वो फर्दर एक्सटेंड किया गया है 13 अगस्त 2027 तक, ठीक है। नाउ बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। तो फर्स्ट इज नेशनल हैंडलूम डे, 7 अगस्त को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। 12वां एडिशन हमने इस बार इसका ऑब्जर्व किया था, और इस ओकेजन पे 12 अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं। 3 तो संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स हैं और 19 आपके नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स हैं 2025 के, ठीक है। इसके अलावा संत कबीर अवार्ड की अगर हम बात करें तो 3.5 लाख का कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाता है, एक गोल्ड कॉइन, ताम्रपत्र, शॉल एंड सर्टिफिकेट दिया जाता है। वहीं पे नेशनल हैंडलूम अवार्ड की बात करें तो 2 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिया जाता है, ताम्रपत्र, शॉल एंड सर्टिफिकेट साथ में दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इस ओकेजन पे 4 कॉमरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स एंड 2 पब्लिकेशन रिलीज किए गए थे। पब्लिकेशंस का नाम है अर्थ, रूट, थ्रेड, अल दे हैंडलूम टेक्सटाइल ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड हैंडलूम अवार्ड्स बुक 2025, तो इन्हें रिलीज किया गया था। इसके अलावा हैंडलूम हैकाथन 2026 वीविंग इनोवेशन यहाँ पे आपका जो है लॉन्च किया गया था बाय द ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर, इनके द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया था प्रमोट करने के लिए टेक्नोलॉजी, डिजाइन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर द हैंडलूम सेक्टर, ठीक है। इसके साथ ही हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के, इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो है उसे इनॉग्रेट किया था IIT दिल्ली में, मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिया के हैंडलूम सेक्टर को थ्रू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड रिसर्च, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, इन्होंने लॉन्च किए थे 5 फ्लैगशिप इनिशिएटिव, जैसे हैंडलूम 4.0 मोबाइल ऐप, हैंडलूम ई विद्या, हैंडलूम एक्स, कालागिरा हैंडलूम स्टूडियो, ठीक है, एंड थ्रेड्स ऑफ लेयर। ये 4 इनिशिएटिव जो है, सॉरी 5 इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किए थे, ठीक है। इसके अलावा जोग्राफिकल इंडिकेशन एंड बियॉन्ड 2.0 समिट यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा थ्रू दी ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर इन एसोसिएशन विद योर हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है। साथ में ही डिजिटल हैंडलूम एटलस भी यहाँ पे इस समिट में लॉन्च की गई थी, एंड डायमंड जुबली लोगो लॉन्च किया गया था आपका हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, ठीक है। साथ में ही जो आपका ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर है, ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था वर्ल्ड्स विद इन क्लॉथ न्यू ऑर्डर्स ऑफ वुवन मेकिंग, ठीक है। साथ में ही इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वीविंग ऑफ इंडियाज फेस्टिवल को, न्यू दिल्ली में ये आपका हुआ था, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 8 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है टू कॉमरेट द एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को, जो आपकी जो है बेसिकली स्टार्ट की गई थी, ठीक है। इसकी 84th एनिवर्सरी यहाँ पे बेसिकली हमने ऑब्जर्व की है। नेक्स्ट आता है नागासाकी डे, 9 अगस्त को इसे ऑब्जर्व करते हैं, और इस दिन जो फैटमैन नाम का एटॉमिक बम था वो आपका ड्रॉप किया गया था जापान के नागासाकी सिटी में, ठीक है, बाय द USA ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल और वर्ल्ड ट्राइबल डे जिसे हम बोलते हैं, ये 9 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं, और इसका थीम था ऑनरिंग इंडिजिनियस मिडवाइफ्स सेफगार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड लायन डे, 10 अगस्त को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, और 14th एडिशन हमने इसे ऑब्जर्व किया था, और इस बार जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, इन्होंने हाईलाइट किया था to highlight the rise of Asiatic lion population, basically जो Asiatic lion population जो है वो बड़ी है, ठीक है। 2025 में ये आपकी 891 देखी गई है एज कम्पेयर टू 2015 जहाँ पे 523 पॉपुलेशन थी, तो ये इन्होंने हाईलाइट किया था ड्यू टू कंजर्वेशन एफर्ट्स रिफर्मिंग इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने हाईलाइट की थी। इसके अलावा वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है ये 10 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसका मेन एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द बायोफ्यूल्स एज अ रिन्यूएबल अल्टरनेटिव फॉर फॉसिल फ्यूल्स। ये रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस कन्वेंशनल फ्यूल्स में, एंड इट विल ऑल्सो लोअर द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ओके। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।